नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आज अपन शुरू कर रहे हैं रविवार भंडारा सीरीज, जिसके अंदर प्रत्येक रविवार को अपन राजस्थान के एक ज़िले के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर अपन एक ही क्लास के अंदर भूगोल, इतिहास एवं उसकी कला एवं संस्कृति से संबंधित क्या महत्वपूर्ण जानकारी रहती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और यहाँ आपको जो कंटेंट दिखाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा कर के आप या फिर कमेंट सेक्शन में जा कर के एक आपको लिंक दिया होगा जहाँ मेरी वेबसाइट ओपन होगी और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पास सेव रख सकते हैं। दूसरी बात, इस सीरीज़ की विशेषता यह रहेगी कि इसके अंदर पहले तो सारे कंटेंट आपको अच्छे से समझाया जाएगा और उसके बाद में उसके मानचित्र यानी उसके चित्र भी दिए जाएंगे, जिससे आप वापस रिवीजन कर सकें और प्रिंट भी निकाल करके आपके पास में सेव रख सकते हैं। तो चलिए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपने भंडारे की शुरुआत करते हैं RJ0 से, आज जिसका परिवहन कोड है और वो है बाड़मेर। तो चलिए, मैं हूँ बाड़मेर के अंदर। आज बाड़मेर की भूगोल, बाड़मेर की इतिहास और बाड़मेर की कला संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं जो अपने हर एक एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपन बात कर रहे हैं बाड़मेर जिला दर्शन की, और बाड़मेर जिला दर्शन को देखने से पहले अपने को ज़रूरी है कि बाड़मेर की स्थिति कहाँ पर है। तो ये मानचित्र के अंदर आपको जो चीज़ दिख रही होगी, जो हाँ वैसे तो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है और फिर भी मैं आपको हाईलाइट करा के दिखा देता हूँ कि ये स्थिति कहाँ है। इसकी स्थिति ये है, देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये बाड़मेर का मैप है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बाड़मेर की स्थिति है और बाड़मेर जो है वो भारत के समान दिखता है। अगर आपने भारत का मैप देखा होगा तो भारत के मानचित्र के समान बाड़मेर की स्थिति अपने को दिखाई देती है। और बाड़मेर के इस तरफ यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा लगती है और यहाँ पे गुजरात की सीमा लगती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ देखो ये जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये जो है ये राज्य सीमा है। तो यहाँ पहले ही अपने स्पष्ट हो रहा है कि बाड़मेर के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान की लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो गुजरात की लगती है। और पास में अगर ज़िलों की बात करें तो यहाँ जालोर है, जालोर की सीमा लगती है, और फिर पाली की लगती है, फिर जोधपुर की लगती है और फिर जैसलमेर की लगती है। यानी उत्तर में बात करें तो जैसलमेर और जोधपुर, पूर्व में बात करें तो पाली, और फिर दक्षिण में बात करें तो जालोर है, और दक्षिण में बात करें राज्य की तो गुजरात है, और पश्चिम में बात करें देश की तो पाकिस्तान है। तो ये सामान्य स्थिति होगी। अब चलिए पूरी संपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करें बाड़मेर के परिवहन कोड की, तो बाड़मेर का जो परिवहन कोड है वो है 04। आपने बहुत सी जो बसें वगैरह देखी होगी या फिर गाड़ियाँ वगैरह देखी, उनके आगे परिवहन कोड के अंदर लिखा होता है 04, फिर जो भी उसके नंबर है वो। तो देखो परिवहन कोड क्या है, 04 है। और बाड़मेर के अंदर ये एक सिटी है जिसका नाम बालोतरा है। बालोतरा का जो परिवहन कोड है वो है RJ39। तो बाड़मेर के अंदर आपको दो परिवहन कोड याद रखने हैं। पहला RJ04 जो बाड़मेर स्वयं का है, दूसरा बाड़मेर के अंदर एक प्रसिद्ध सिटी है बालोतरा, ठीक है ना, उसका जो अपना परिवहन कोड है वो है RJ39, ठीक है। शुभंकर मरु लोमड़ी है। शुभंकर, प्रत्येक ज़िले का एक शुभंकर होता है। अपन जिस जिस ज़िले की बात करेंगे उस सभी की अंदर शुभंकर आएगा। तो बाड़मेर का शुभंकर मरु लोमड़ी है, जिसको अपन बाड़मेर की स्थानीय भाषा में लौकी कहते हैं, ठीक है ना। आप सब ने देखी होगी जो रात के समय चिल्लाती है, और सर्दियों में देखें तो विशेष तौर पर बैर की झाड़ियों के नीचे अपने को देखने को मिलती है। वैसे तो दिन में बहुत कम दिखाई देती है। अब तो मैंने भी काफ़ी टाइम हो गया गांव गया, नहीं देखी नहीं, बट पहले के ज़माने में, पहले मतलब बचपन में देखी थी, ठीक है ना। शुभंकर मरु लोमड़ी है। अब आगे बात करें बाड़मेर का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना जरूरी है। क्षेत्रफल कितना है बाड़मेर का, 28,387 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है, प्रथम जैसलमेर है जो कि पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। बाड़मेर जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो बाड़मेर की प्रमुख नदी लूणी नदी है, ठीक है ना। जिले के पूर्वी भाग में सिवाना तहसील में अरावली की क्षेत्रीय पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें अपन छप्पन की पहाड़ियाँ कहते हैं या छप्पन के पहाड़ कहते हैं। तो छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे स्थित है,
वो बाड़मेर के अंदर है, यानी बाड़मेर के सिवाना से लेकर के सिवाना और इसके आसपास के क्षेत्र में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं, जिनको अपन छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। बाड़मेर राजस्थान का एक ऐसा ज़िला है जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है। तो कैसे बनाता है, ये मैंने आपको पहले ही मैप में बता दिया था कि यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यहाँ गुजरात के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा है, ठीक है ना। और ऊपर जाएंगे तो ऊपर पंजाब के साथ में और फिर पाकिस्तान के साथ में ये जो सीमा है, सॉरी वो तो राजस्थान के संदर्भ में आ जाएगा। अपन बाड़मेर की बात कर रहे हैं, तो बाड़मेर एकमात्र ऐसा ज़िला है जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा ज़िला है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनती है और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं भी बनती हैं, ठीक है। फिर आगे देखें, बाड़मेर की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करें तो हल्देश्वर की है, जो सिवाना में स्थित है। देखो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में पाई जाती है और विशेष तौर पर कहाँ पे, सिवाना के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है ना। और सिवाना में ही ये जो पहाड़ियाँ स्थित है, इसके अंदर एक पहाड़ी है हल्देश्वर, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है। बाड़मेर की सबसे ऊंची पहाड़ी पूछे तो हल्देश्वर, और बाड़मेर के अंदर प्रमुख रूप से फैली हुई पहाड़ियाँ कौन सी है, तो सिवाना की पहाड़ियाँ, ठीक है। बाड़मेर क्षेत्र मुख्य रूप से मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर रियासत का भाग रहा है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो बाड़मेर जो है मारवाड़ में जोधपुर रियासत का हिस्सा रहा है। तो आप वैसे रियासतें पढ़ी होगी आपने कि राजस्थान के अंदर जब एकीकरण हुआ था उस समय 19 रियासतें, देसी रियासतें थी, ठीक है ना, 3 ठिकाने थे। तो उसी प्रकार जो बाड़मेर क्षेत्र है ये मुख्य रूप से मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर जो रियासत थी उसका भाग रहा है। अब बात करें बाड़मेर की स्थापना की, तो स्थापना इसकी हुई थी वर्ष 1952 में। राव बहाड़ा ने जूना बाड़मेर की एक स्थापना की थी, यानी उन्होंने क्या किया था, राव बहाड़ा ने 1552 में एक स्थान की स्थापना की जिसका नाम रखा जूना बाड़मेर, और फिर कालांतर में इसका नाम बाड़मेर पड़ गया। और बात करें बाड़मेर की कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो भौतिक प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और हम देखेंगे भौतिक प्रदेशों में तो एक तो पूर्वी हो गया, फिर अरावली हो गया, फिर पश्चिमी मरुस्थल हो गया और मैदान हो गया। तो इसके अंदर अपना जो बाड़मेर है ये पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर बात करें वर्षा की, तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर के आसपास, ये औसत वर्षा है, ठीक है ना। फिर जलवायु की बात करें तो यहाँ शीतकाल में शीत जलवायु तथा ग्रीष्मकाल में ग्रीष्म जलवायु पाई जाती है। इसको एक नाम देते हैं विषम जलवायु। क्या नाम देते हैं, विषम जलवायु इसका नाम दिया जाता है। देखो जलवायु शीतकाल में शीत जलवायु और ग्रीष्मकाल में ग्रीष्म जलवायु, तो ये कुछ बैठा नहीं दिमाग में, इसको आप ऐसे याद रखना है कि ये जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी मरुस्थल में पड़ता है और यहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है, जिसका तात्पर्य यह है कि सर्दियों में तो यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, गर्मियों में यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। जैसे ही गर्मियों का मौसम आएगा तो रेत है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और जैसे ही सर्दी आएगी तो रेत बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो बाड़मेर की जलवायु विशेष तौर पर कौन सी है, विषम जलवायु है, ठीक है ना। फिर बात करें मिट्टी की, तो यहाँ जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है और इसी को अपन लवणीय मिट्टी कहते हैं। देखो दोनों ऑप्शन में हो सकता है, रेतीली मिट्टी और लवणीय मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। फिर अपन आगे देखें तो आगे अपन देखेंगे कि फसल की बात करें कि यहाँ बाड़मेर के अंदर मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है, तो यहाँ खरीफ की फसल ज़्यादा होती है और खरीफ में भी कौन सी, बाजरा और गंवार जो फसलें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे बात करें सीमा की, तो यहाँ पे एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, 228 किलोमीटर बाकासर शाहगढ़ तहसील तक लगती है। देखो बाड़मेर के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला जो देश है वो पाकिस्तान है। तो मैं बता रहा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय, यानी अंतर का मतलब है राष्ट्र, यानी किसी दूसरे राष्ट्र के साथ में लगती है, जो पाकिस्तान नामक देश है उसके साथ में लगती है। और कितनी लगती है, तो 228 किलोमीटर लगती है बाड़मेर की। और राजस्थान की बात करें तो 1070 किलोमीटर लगती है, जिसके अंदर श्री गंगानगर है, बीकानेर है, ठीक है, जैसलमेर है और बाड़मेर नामक जिलों की लगती है। लेकिन इसमें अपन बाड़मेर की पर्टिकुलर बात करें तो 228 किलोमीटर है, वो बाकासर से शाहगढ़ तक लगती है, ठीक है ना। फिर बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के साथ में लगती है। जिलों के साथ सीमा की बात करें तो मैं ये बता चुका, जैसलमेर के साथ में लगती है, फिर जोधपुर पे, फिर जालोर, फिर पाली के साथ में लगती है, ठीक है। और नदी की बात करें तो लूनी नदी मैं बता चुका कि यहाँ की प्रमुख लूनी नदी है, जिसका उद्गम नागपाड़ है और बालोतरा के बाद इसका पानी है वो खारा हो जाता है। और लूनी में पानी ज़्यादा होने के कारण
बाढ़ है वो बालोतरा में आएगी, लूनी पर नाकोड़ा बांध बनाया गया है। देखो मैं इसको समझा देता हूँ। देखो यहाँ बाड़मेर की प्रमुख जो नदी है वो लूनी नदी है, जिसका उद्गम स्थल है वो अजमेर का नाग पहाड़ है। ठीक है, अगर अजमेर में ज़्यादा बारिश होएगी तो इसमें पानी ज़्यादा भरेगा, तो बाढ़ आने की स्थिति कहाँ रहेगी, लूनी में, नदी में। अजमेर या बालोतरा से पीछे जहाँ अधिक बारिश होएगी ना, तो यहाँ बाढ़ आने का जो संकेत रहेगा वो बालोतरा में रहेगा। तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही लूनी में पानी की मात्रा बढ़ती है तो काफ़ी न्यूज़ फैल जाती है कि बालोतरा में पानी भरने वाला है, या फिर ऐसे कहा जाता है कि छतरियों मोरसा के ऊपर जो हाथी है उनके घुटनों तक पानी पहुंच गया है, वगैरह वगैरह। ये ऐसी चीज़ें आप सुनते हैं जब ज़्यादा बारिश होती है। और दूसरी बात माने तो ये जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी के अंदर नाकोड़ा में नाकोड़ा बांध बनाया गया है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि लूनी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है बालोतरा में, तो नाकोड़ा बांध बनाया गया है। आगे बात करें, यहाँ एक पचपदरा झील है, जहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे खारी झील है, और यहाँ पे 98 NaCl बनाया जाता है, NaCl पाया जाता है, जो सबसे अच्छा नमक उत्पादन यानी 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक ने बनवाई थी। देखो पचपदरा झील की कहानी ये है कि ये राजस्थान के सबसे खारी झील है, और यहाँ पे जो लवण पाया जाता है इसके अंदर 98% NaCl पाया जाता है, जो खाने के लिए सबसे अच्छा नमक माना जाता है। और ये झील अभी की नहीं है, 400 वर्ष पूर्व एक नामक था, पंचा नामक झील था, उसने बनवाई थी। ये ऐसी अपने को ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। और इसी झील से आपको एक खारवाल जाति याद रखनी है, जो नमक का उत्पादन करती है और मोरली झाड़ी से करती है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि पचपदरा झील में कौन सी जाति है वो नमक का उत्पादन से संबंधित कार्य करती है, तो वो खारवाल जाति है, और मोरली झाड़ी से ये नमक बनाने का काम करते हैं। उसके बाद में सिंचाई परियोजना की बात करें तो सबसे पहले सिंचाई परियोजना अपने को याद रखनी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सागरमल गोपा शाखा से रामदेव शाखा जो बाड़मेर के गडरा रोड तक आती है, ये इंदिरा गांधी का अंतिम बिंदु है। देखो यहाँ बाड़मेर के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सागरमल गोपा शाखा और सागरमल गोपा से रामदेव शाखा निकाली जाएगी। देखो इंदिरा गांधी नहर है, उसके अंदर से सागरमल गोपा शाखा निकली हुई है, ठीक है ना। फिर उसी से रामदेव शाखा निकली हुई है जो बाड़मेर के गडरा रोड तक आती है, और इसी को इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु माना जाता है। जो इंदिरा गांधी नहर है जैसलमेर में और ऊपर से आ रही है बीकानेर और गंगानगर, यहाँ ये पानी की पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवा रही है। इसी में से जैसलमेर से एक निकली है सागरमल गोपा शाखा, ठीक है। फिर सागरमल गोपा शाखा से निकली है रामदेव शाखा, और रामदेव शाखा जो है वो बाड़मेर के गडरा रोड तक आई हुई है, और इसी को इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में है नर्मदा घाटी परियोजना, जो सीलू गांव जालोर से प्रवेश करती है और बाड़मेर के गुड़ा मलानी तक आती है, और इसी से बूंद बूंद सिंचाई परियोजना की सिंचाई की जाती है। देखो दो मुख्य रूप से परियोजना, एक तो सिंचाई परियोजना जिसके अंदर इंदिरा गांधी नहर है, दूसरे के अंदर अपन बात करें तो वो है अपनी ये नर्मदा घाटी परियोजना। तो जो नर्मदा घाटी परियोजना है ये इधर से आती है, चीलू गांव जालोर से आती है, ठीक है, और ये बाड़मेर के अंदर जो प्रवेश करके अंतिम बिंदु बनाती है वो है गुड़ा मालानी, ठीक है। और इसी ये जो नर्मदा घाटी परियोजना है इसी से ही बूंद बूंद सिंचाई की जाती है, इसीलिए जालोरवाड़ा और ये जो इलाका है इधर वो सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं अनार, ठीक है ना, बूंद बूंद सिंचाई की परियोजना से, ठीक है। उसके बाद में बात करें जैविक उद्यान, तो यहाँ पे राष्ट्रीय मयूर जैविक उद्यान है, जिसके अंदर गोडाउन सबसे अधिक पाया जाता है, और ये 2 जिलों के अंदर विस्तृत है, बाड़मेर और जैसलमेर। और बाड़मेर के अंदर ही एक आखेट निषेध क्षेत्र है जो धोरीमिन्ना में स्थित है, ठीक है। पहाड़ियों की बात करें तो अपन बात कर चुके 56 की पहाड़ियाँ, इनमें से ग्रेनाइट का उत्पादन होता है, इसलिए इन्हें ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। देखो विशेष रूप से ध्यान रखें, जो 56 की पहाड़ियाँ विस्तृत है, 56 की पहाड़ियाँ जो विस्तृत है इनके अंदर ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है ना, इसलिए इनको ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और हल्देश्वर जो पहाड़ी है, जो बाड़मेर की सबसे ऊंची पहाड़ी है, वहाँ पे महादेव जी का मंदिर है, और इसी को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। तो देखो 56 की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो सिवाड़ा में स्थित है। सिवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में स्थित है, और इन 56 की पहाड़ियों के अंदर ग्रेनाइट पाया जाता है या फिर ग्रेनाइट का उत्पादन होता है, इसलिए इन्हें ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और 56 की पहाड़ियों में ही एक हल्देश्वर पहाड़ी स्थित है जो बाड़मेर की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और हल्देश्वर पहाड़ी के अंदर ही महादेव जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को मेला लगता है, और इसी को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। जैसे कि माउंट आबू बहुत ठंडा और बहुत शानदार इलाका है, उसी प्रकार आप जब हल्देश्वर जाएंगे तो ये भी बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। अब बात करें, इसके अंदर एक नाकोड़ा पर्वत है जो 56 की पहाड़ियों के अंतर्गत ही आता है, जो नाकोड़ा बालोतरा के अंदर स्थित है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। तो प्रमुख त्योहारों में बात करें तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे मेले
स्थान और दिन। देखो मलिनाथ जी का पशु मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है, तिलवाड़ा के अंदर। स्थान कहाँ है? तिलवाड़ा। कब लगता है? 11 चैत्र शुक्ल 11 से चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 11 यानी सौंदणी चैत 11 से, यानी ये हिंदी मास मेरे से सही ढंग से सेट नहीं हो रहे। 11 चैत्र शुक्ला से 11 चैत्र कृष्ण पक्ष यानी सौंदणी 11 ने शुरू हुआ है और अंधेरी 11 ने खत्म हुए चैत्र महीने में, ठीक है ना। ये आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। फिर बात करें श्रावण मेला जो सिवाना में लगता है, और ये श्रावण कृष्ण यानी सावन महीने की जो कृष्ण पक्ष यानी जो बदी है, सुदी नहीं बदी है, दूज और तीज को लगता है। फिर आलम जी का धोरा है जो धोरीमना में स्थित है, वहाँ पे भादवा सुदी 2 को यहाँ पे मेला लगता है, बीज को, ठीक है। फिर रणछोड़ राय जी का मेला है, ये लगता है खेड़ स्थान में। यहाँ पे रेबारी जाति का मुख्य आस्था स्थल है। देखो यहाँ अपन कई बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि जो खेड़ मंदिर है रणछोड़ राय का, ठीक है ना, वहाँ पे रेबारी जाति का मुख्य आस्था स्थल है। अपना मतलब बहुत से लोगों की ये मतलब मन में धारणा गलत रहती है कि यहाँ रेबारी जाति का मुख्य आस्था स्थल नहीं है। मैंने भी एक बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत किया था, लेकिन खेड़ मंदिर जो है मुख्य रूप से रेबारी जाति का आस्था स्थल है। वैसे सभी लोग आते हैं यहाँ पे, हिंदू मतलब हिंदू में बोले तो जाट वगैरह सब आते हैं, लेकिन यहाँ रेबारी जाति का ये प्रमुख रूप से मुख्य आस्थल रहा है। और प्रतिवर्ष राधा अष्टमी, माघ पूर्णिमा, बैसाख एवं श्रावण मास की पूर्णिमा को यहाँ पे और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। जोगमाया का मेला जो चालकना में है, भादवा सुदी 14 को लगता है। और हल्देश्वर महादेव मंदिर, ये मैं बात कर चुका, पीपलूद 56 की पहाड़ी के अंदर है, और यहाँ मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहलाता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला भरता है। रानी भटियाणी जी का मेला जो जसोल के अंदर लगता है, कार्तिक बुद्धि 5 को लगता है। और बजरंग पशु मेला सेंदरी के अंदर लगता है। फिर नाकोड़ा जी का मेला बात करें तो नाकोड़ा जी तीर्थ मेवानगर के अंदर है, पोष बुद्धि 10 और 11, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में बात करें विरात्रा माता जी का मंदिर, ये विरात्रा में है, और यहाँ चैत्र भाद्रपद एवं माह में शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी को यहाँ पे मेला लगता है। फिर बात करें थार महोत्सव की तो ये बाड़मेर में है, पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर सुइया मेला की बात करें तो चौटन में है, इसे अर्धकुंभ के नाम से जाना जाता है, और यह मेला हर 4 वर्ष में पौष माह की अमावस्या को लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सुइया मेला कहाँ बढ़ता है, तो चौटन के अंदर बढ़ता है और अर्धकुंभ के नाम से जाना जाता है इसको, और ये प्रत्येक 4 वर्ष में लगता है। और कब लगता है, तो पौष माह की जो अमावस है उस दिन ये मेला भरता है। अब ये प्रमुख मंदिर कौन से हैं बाड़मेर के, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर, जो कहाँ पे स्थित है, खेड़ के अंदर स्थित है, बालोतरा से थोड़ा सा दूर, ठीक है। ये वैष्णव तीर्थ, देखो यह है प्रमुख वैष्णव तीर्थ एवं हिंदुओं का पवित्र धाम है, जो लूणी नदी के किनारे स्थित है। बहुत शानदार। ये जो है वैष्णव धर्म तथा हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके पवित्र मंदिर है, और ये लूणी नदी के किनारे स्थित है। और खेड़ में भूरिया बाबा तथा खोड़िया बाबा रेबारियों के आराध्य देव है, इसीलिए ये इनका प्रमुख पूजा स्थल माना जाता है। खेड़ में एक तो भूरिया बाबा है, दूसरे हैं खोड़िया बाबा, जो रेबारी जाति है उनके आराध्य देव माने जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है। अगर आप खेड़ में गए हो कभी तो आपने मुख्य मंदिर के आसपास और भी मंदिर बने उनको देखा होगा। तो यहाँ पे पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है। फिर खोड़िया हनुमान जी का मंदिर है। और खेड़ मारवाड़ के राठौड़ वंश की राजधानी रहा है, ठीक है ना। खेड़ मारवाड़ के राठौड़ वंश की राजधानी रहा है। इसमें राठौड़ों की बात करें तो पहली जो राजधानी थी वो पाली थी, दूसरी खेड़ थी, तीसरी मंडोर थी और चौथी जोधपुर थी। तो ये मारवाड़ जो क्षेत्र है, मारवाड़ में ये खेड़ है, ये राठौड़ राजवंश की राजधानी रहा है। और कौन सी राजधानी रहा है, तो दूसरे नंबर की राजधानी रहा है। पहले तो पाली रहा था, फिर खेड़ रहा था, फिर मंडोर, फिर जोधपुर, ठीक है ना। और यहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर भी है। रेबारी जाति का प्रमुख पूजा स्थल है, बिल्कुल सही बात है। और राव आस्करण ने इनका निर्माण कराया था, यानी खेड़ जो है इसका निर्माण राव आस्करण ने करवाया। तो मैं एक बार पुनः रिवीजन करवा देता हूँ, ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख मंदिरों में बात कर रहे हैं अपन खेड़ की, ठीक है ना। रणछोड़ राय जी का मंदिर है, ये लूणी नदी के तट पर स्थित है। ये यहाँ पे खेड़ में भूरिया बाबा तथा खोड़िया बाबा रेवारी के आराध्य देव हैं, ठीक है ना। फिर बात करें यहाँ पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है, खोड़िया हनुमान जी का मंदिर है। और खेड़ जो है मारवाड़ के राठौड़ वंश की राजधानी रहा है, जिसके अंदर पाली पहली राजधानी, फिर खेड़ थी, फिर मंडोर थी, फिर जोधपुर है। और भगवान कृष्ण का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, और रेबारी जाति का प्रमुख आश्चर्य स्थल है। और बात करें आगे पूजा स्थल है, और बात करें आगे तो इसका निर्माण है वो राव आस्करण के द्वारा करवाया गया। बात करें मलिनाथ पशु मेले की, तो मलिनाथ पशु मेला लूणी नदी के तट पर स्थित तिलवाड़ा गांव में है। और यहाँ पे मालानी नस्ल के घोड़े बहुत ही प्रसिद्ध है। कब लगता है, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। और इसी सबसे प्राचीन पशु मेला है। और संख्या के आधार पर राज्य के सबसे बड़े पशु मेला
संख्या के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। और तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी की समाधि स्थल है, इनका यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है। देखो मल्लीनाथ जी का यहाँ समाधि स्थल होने के कारण इस क्षेत्र को मालानी भी कहा जाता है। आपने कभी सुना होगा मालानी एक्सप्रेस पहले चलती थी, ठीक है ना। तो ये मालानी क्यों कहते हैं, क्योंकि मल्लीनाथ जी की यहाँ समाधि स्थल होने के कारण इनको मल्लीनाथ जी ये मालानी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। फिर बात करें ब्रह्मा मंदिर आसोतरा के अंदर बाड़मेर में ब्रह्मा मंदिर स्थित है और इस मंदिर की मूर्ति स्थापना 1984 ईस्वी में की गई। इसे सिद्ध पुरुष श्री खेताराम जी महाराज ने बनवाया था। आगे बात करें नाकोड़ा के जैन मंदिर। देखो राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है, नाकोड़ा के जो जैन मंदिर है उसको राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। और ये जो नाकोड़ा के जैन मंदिर है ये कौन सी पहाड़ी पे बने हुए हैं, तो भाकरिया की पहाड़ी पे बने हुए हैं। आप कहीं छप्पन की पहाड़ी मत ठोक देना। अगर ऑप्शन के अंदर छप्पन की पहाड़ी और भाकरिया की पहाड़ी दोनों दी हुई है तो आपका ऑप्शन राइट भाकरिया की पहाड़ी होगा, न कि छप्पन की पहाड़ी होगा, ठीक है ना भाई। बाड़मेर के अंदर जो है छप्पन की पहाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है ना। छप्पन की पहाड़ियों के अंदर जो नाकोड़ा के जो जैन मंदिर है वो भाकरिया की पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और यहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। यहाँ पे जो ये मंदिर बना हुआ है ये भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। और मेला जो है वो पौष कृष्ण दशमी को लगता है। और मुख्य मंदिर में 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। अगर आप यहाँ पे कभी गए हो देखने तो यहाँ पे आपको इनकी मूर्ति जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ नाकोड़ा भैरव जी भी स्थापित किए हुए हैं। भगवान श्री पार्श्वनाथ तथा अधिष्ठायक देव भैरव जी की महिमा इतनी विख्यात है कि भक्तों द्वारा इन्हें हाथ का हुजूर और जागती जोत माना जाता है। यह इनका जो क्या बोलें चमत्कार बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इनको हाथ का हुजूर और जागती जोत भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रतिवर्ष तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म उत्सव के दिन पौष कृष्ण दशमी को यहाँ विशाल मेला लगता है। इनके जन्म उत्सव के अवसर पर पौष कृष्ण दशमी को यहाँ पे विशाल मेला लगता है। उसके बाद में बात करें किराड़ू मंदिर की, जो हाथमा गांव के अंदर स्थित है, बाड़मेर के पास में स्थित है। हाथमा गांव वहाँ पे स्थित है और इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पे शिव व विष्णु भगवान के मंदिर हैं और प्रमुख मंदिर जो है वो सोमेश्वर मंदिर है। और इसकी जो शैली है वो नागर शैली है। और किराड़ू प्राचीन काल में परमार शासकों की राजधानी रहा है और किरात कूप के नाम से भी विख्यात है। देखो इसको ध्यान रखें, किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, जो हाथमा गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। यहाँ पे शिव और विष्णु के भगवान मंदिर हैं, मतलब शिव और विष्णु भगवान के मंदिर हैं। प्रमुख यहाँ पे जो मंदिर है वो सोमेश्वर का मंदिर है, ठीक है। और इस मंदिर की जो निर्माण शैली है वो नागर शैली है। और किराडू प्राचीन परमार शासकों की राजधानी रहा है और इसको प्राचीन के अंदर किरात कूप के नाम से जाना जाता था। किराडू मंदिर के पास ही महिषासुर मर्दिनी की त्रिपाद मूर्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो किराडू मंदिर बना हुआ है इसके पास में ही महिषासुर मर्दिनी की एक त्रिपाद की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ सोमेश्वर मंदिर के अलावा रणछोड़ मंदिर व शिव मंदिर भी स्थापित है। और यहाँ मिथुन मूर्तियों की भव्यता के कारण इसे राजस्थान का खजुराहो की संज्ञा दी गई है। अगर आप इसको कभी देखने गए हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी कलाकारी से मूर्तियां स्थापित की हुई है, जो मिथुन मूर्तियों की भव्यता के कारण इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद में बात करें विरात्रा माता की, तो ये चौटन तहसील की पहाड़ियों पर स्थित है, जहाँ भोपा जनजाति है उसकी कुल देवी जो है वो विरात्रा माता को माना जाता है। और ये इनका यहाँ पे भव्य मंदिर है। और यहाँ प्रतिवर्ष माघ एवं भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मेला भरता है। विरात्रा माता मंदिर कहाँ पे है? चौटन तहसील के अंदर है, जो भोपा जनजाति से संबंधित है। उसके बाद में बात करें नागणेची माता की, तो नागाणा में स्थित है। और इसकी विशेषता यह है कि लकड़ी की मूर्ति राव दुवड़, ये मूर्ति कर्नाटक से लेके आए थे। एक शासक थे राव दुवड़ जो कर्नाटक गए थे और कर्नाटक से लकड़ी की मूर्ति लेकर आए थे और यहाँ पे स्थापित कर दी। और यहाँ 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है नागणेची माता। तो नागणेची माता मंदिर जो नागाणा में स्थित है, यहाँ पे 18 भुजाओं वाली काष्ठ की प्रतिमा स्थापित है। काष्ठ का मतलब लकड़ी की बनी हुई, जो राव दुवड़ है वो कर्नाटक से लेके आए थे और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। फिर आलम जी का दौरा, और ये जो आलम जी का दौरा है ये घोड़ों के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर बात करें सुइया मेला चौहटन में लगता है और प्रत्येक 4 वर्ष बाद में लगता है। विशेष रूप से ध्यान रखें, इस मेले को लगने में 4 वर्ष लगते हैं और इसलिए इसको अर्धकुंभ की संज्ञा दी जाती है। और चौटन को गोंद उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। जो बाड़मेर का चौटन है जहाँ पे सुइया मेला बढ़ता है, ये प्रत्येक 4 वर्ष में लगता है और इसको अर्धकुंभ की संज्ञा दी जाती है। और इसी क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा गोंद का उत्पादन किया जाता है, गोंद, ठीक है ना। अब बात करें कि बाड़मेर के अंदर प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। पर्यटन स्थलों की बात करें जो अपने घूमने लायक है, तो चलिए
देख लेते हैं यहाँ पे सिवना दुर्ग, सबसे पहला है सिवना दुर्ग, जिसको कुमट दुर्ग की संज्ञा दी जाती है, जो हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, जिसको जालोर की कुंजी कहा जाता है। और निर्माण जो है वो वीर नारायण परवार ने करवाया था। यहाँ पे 2 साके हुए, कब हुए? 1308 और 1582-83 में। सिवाना दुर्ग, कुमट का दुर्ग, ठीक है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, जिसको जालोर की कुंजी कहा जाता। निर्माण वीर नारायण परमार ने करवाया था, जहाँ पे 2 साके हुए थे, एक 1308 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1582-83 में। फिर बात करें कोटड़ा दुर्ग की, जो शिव तहसील के कोटड़ा गांव में एक छोटी भाकरी पर सोनारगढ़ के आकार का ये दुर्ग बना हुआ है, और किले में सुंदर शिल्प आकृतियाँ और संग्रहला कुआ दर्शनीय प्रमुख स्थल है। फिर बात करें गडरा रोड शहीद स्मारक की, तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में जो युद्ध हुआ था, उसके अंदर जो शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की स्मृति में निर्मित स्मारक, जहां प्रतिवर्ष 9 सितंबर को उत्तरी रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से एक मेले का आयोजन किया जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 का जो युद्ध हुआ था, इसमें भारतीय रेलवे के 14 कर्मचारी इस जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनकी याद में उत्तरी रेलवे मेंस यूनियन के द्वारा प्रतिवर्ष 9 सितंबर को यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। फिर बात करें जूना बाड़मेर की, जूना बाड़मेर मुनाबा मार्ग बाड़मेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और प्राचीन शहर जूना बाड़मेर के ध्वंसावशेष प्राप्त होते हैं। तो ये अपने जो बाड़मेर की स्थापना की थी जिन्होंने उन्होंने ये स्थान जो है 1552 में राव बहाड़ा ने जो बाड़मेर की स्थापना की थी, वो जो अवशेष मिलते हैं वो जूना बहाड़ा में मिलते हैं, जो मुनाबाव मार्ग से थोड़े से दूरी पर स्थित है। फिर बात करें बाटाड़ू के कुएं की, जो रेगिस्तान का कुआं है, जिसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, और निर्माण है वो गुलाब सिंह ने करवाया था। फिर बात करें पीपलूद की, यहाँ हल्देश्वर महादेव मंदिर है, इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। फिर ऊंडू कश्मीर की बात करें तो रामदेव जी के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। और अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पश्चिमी राजस्थान में तेल उत्पादक क्षेत्र है। देखो जो पश्चिमी राजस्थान है, इसके अंदर प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र जो 4 है, तो वो है जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, नागौर बेसिन और विद्या कगार बेसिन, जिसमें से हमारा जो अपन बाड़मेर भंडारा देख रहे हैं तो बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर तेल निकलता है, ठीक है। आगे बात करें बाड़मेर सांचौर बेसिन, सबसे कम गहराई पर पेट्रोलियम भंडार पाए गए हैं। देखो बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है, यहाँ पे सबसे कम गहराई पर अपने को पेट्रोल मिलता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। और उसके बाद में बात करें तेल के कुएं कौन कौन से हैं, तो गुड़ा मालानी है, रागेश्वरम है, राजेश्वरी है, ऐश्वर्या है, मंगला है, शक्ति है और भाग्यम है। ये तेल के कुएं बाड़मेर में स्थित है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें बाड़मेर में तेल के कुएं कौन से हैं, तो गुड़ा मालानी है, रागेश्वर है, राजेश्वरी है, ऐश्वर्या है, मंगला है, शक्ति है और भाग्यम है। रिफाइनरी है बाड़मेर के अंदर, जो पचपदरा में स्थापित है। 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था रिफाइनरी का, और भारत की पहली रिफाइनरी जहां पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल दोनों का उत्पादन होगा। देखो, और ये किसकी है, एसपीसीएल और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेटिव लिमिटेड और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है। और इनकी भागीदारी कितनी है, तो 74/26, यानी 74% एसपीसीएल की है और 26% राज्य सरकार की है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेट्रोल है वो BS6 श्रेणी का पेट्रोल उत्पादित होगा। और यहाँ पे टोटल खर्चा कितना है, 43,129 करोड़ का खर्चा है, 43,129 करोड़ का खर्चा आएगा, और लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला। तो ये रिफाइनरी से संबंधित कुछ तथ्य है जो आपको याद होना चाहिए। सैन्य हवाई अड्डे की बात करें तो उतरलाई के अंदर सैन्य हवाई अड्डा है, और उतरलाई के अंदर जिप्सम के भंडार भी मिलते हैं, और जो जिप्सम के भंडार है वो रेट होल करके इनका उत्पादन किया गया था। देखो ये जो सैन्य हवाई अड्डा उतरलाई में है ना, उतरलाई के अंदर जिप्सम के भंडार मिले थे, और यहाँ पे जिप्सम के भंडार जब लोगों को पता चले तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेट होल यानी चूहे की तरह बिल बना करके इसका मतलब वो क्या किया गया, चोरी कर लिया गया, ऐसा कुछ मामला था। प्रश्न में आया हुआ भी था कि रेट होल किससे संबंधित है, तो रेट होल है वो जिप्सम के भंडार से संबंधित है, जो बाड़मेर के उत्तरलाई में उत्पादित होता। उसके बाद में बात करें मरु त्रिकोण में शामिल है बाड़मेर, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इस तरीके से ये जो मरु त्रिकोण बनता है, इस मरु त्रिकोण के अंदर भी बाड़मेर को शामिल होता है। सीज में शामिल है, सीज का मतलब है सोलर जो एनर्जी जोन है, जहाँ से सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसमें बाड़मेर शामिल है। अजरंग पिरट जो है बाड़मेर के अंदर बालोतरा की प्रसिद्ध है। मलिर पिरंट फेमस है, ठीक है, मलिर पिरंट फेमस है। थार महोत्सव जो है वो बाड़मेर के अंदर लगता है। कवास की बात करें 2006 बाढ़
कवास के अंदर 2006 में बाढ़ आई थी, जिसका कारण था जिप्सम भंडार। देखो 2006 की जो कवास के अंदर बाढ़ आई थी, मैंने इसके ऊपर स्पेशली एक वीडियो बना रखा है, अगर आप मेरे वीडियो में जाके देखेंगे तो 2006 की जो बाढ़ आई थी उसके अंदर कवास क्यों डूब गया था, इसकी पूरी जानकारी है। देखो 2006 में जो कवास के अंदर बाढ़ आ गई थी उसके अंदर प्रमुख कारण ये था कि जिप्सम के भंडार होने के कारण वहाँ पे क्या हुआ कि मिट्टी आपस में चिपक गई और वो पानी अंदर नहीं जा सका और ऊपर ही ऊपर इकट्ठा होने लग गया, इसलिए वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। ठीक है, और राज्य में नंदघर की शुरुआत बाड़मेर से की गई। नंदघर जो अभियान है उसकी शुरुआत बाड़मेर से की गई थी। और यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति को पढ़ते हैं, रूमा देवी, जिन्हें वर्ष 2018 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, और जानकी देवी पुरस्कार है वो 2019 के अंदर दिया गया। बकरी की जटपटियाँ हैं उसके लिए जसोल प्रसिद्ध है। और उसके बाद में बात करें खनिज की तो पेट्रोल है, मुल्तानी मिट्टी के लिए यहाँ पे बहुत खनिज उत्पादन होता है। फिर जिप्सम की बात करें, फिर चूना पत्थर है यहाँ पे उत्पादित होते हैं। फिर बात करें कोयले की तो लिग्नाइट कोयला गिर्ल, कपूर्डी और जालीपा और शिव में उत्पादित होता है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला गिर्ल, कपूर्डी और शिव में उत्पादित होता है। उसके बाद में गिर्ल जर्मनी के सहयोग से राज्य का पहला कोयला प्रोजेक्ट लगाया, और गिर्ल के अंदर ही जर्मनी के सहयोग से यहाँ पे राज्य का पहला कोयला प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लगाया गया था। सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप यहाँ पे विस्तृत है। सर्वाधिक पशु भी बाड़मेर के अंदर है। पत्थरमार होली बाड़मेर की फेमस है। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक वृद्धि वाला जो जिला है वो बाड़मेर है। और यहाँ पे भादेश्वर पावर प्रोजेक्ट है जो बाड़मेर में है। और जसवंत सिंह, जिनकी एक बुक है जिन्ना भारत विभाजन के आईने में, जसवंत सिंह यहाँ बाड़मेर से संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिन्ना भारत विभाजन के आईने में। ठीक है, और कर्नल हुनत सिंह, जिनको महावीर चक्र दिया गया था 1971 में सम्मानित किया गया था। और हुनत सिंह की अगुवाई में पूना हॉर्स रेजिमेंट ने वर्ष 1965 में तथा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में 48 टैंक नष्ट कर दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तान सेना भारत के सामने हार स्वीकार करने के लिए कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं बचा था। और 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भी इन्हें फ़ख्र-ए-हिंद से नवाजा था। देखो हुनत सिंह, कर्नल हुनत सिंह, मैं आपके आगे पिक दिखाऊंगा कि कर्नल हुनत सिंह कौन थे। कर्नल हुनत सिंह एक सैनिक थे जिनको महावीर चक्र दिया गया था 1971 में। ठीक है, हुनत सिंह की अगुवाई में ये पूना रेजिमेंट से संबंधित थे, और इन्होंने 1965 और 1971 के अंदर पाकिस्तान के 48 टैंक को नष्ट किया था। और 48 टैंक को नष्ट करने के बाद में पाकिस्तान ने हार स्वीकार कर ली थी, और इनकी बहादुरी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी कर्नल हुनत सिंह को फ़ख्र-ए-हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है ना। फिर बात करें थार एक्सप्रेस की तो ये मुनाबाव से खोखरा पार पाकिस्तान तक जाती है, और ये भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे खुली शराब बिक्री होती है। तो ये एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे खुली शराब बिक्री होती है, तो थार एक्सप्रेस मुनाबाव जो रेलवे स्टेशन है भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन है जहाँ पे खुली शराब बिक्री होती है। बालोतरा में टेक्सटाइल पार्क स्थापित हुआ है। और सुजलम परियोजना खारे पानी को मीठा करने से संबंधित है, जो भी बाड़मेर से संबंधित है। माडपरा जो है वो वहाँ पे भूमिगत जल भंडार के बहुत ही ज़्यादा प्रमाण मिले हैं। और उसके बाद में बात करें मंगलाना से सलाया गुजरात तक 700 मीटर लंबी हीटेड क्रूड ऑयल पाइपलाइन, जो विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन है, जो बिछाई जा रही है, और जिसका उद्घाटन है वो 4 फरवरी 2010 को किया गया था। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगलाना से सलाया गुजरात तक 700 मीटर है वो विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन है, वो बिछाई जा रही है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हीटेड क्रूड ऑयल पाइपलाइन है, जो सबसे लंबी है, जो मंगलाना से यानी बाड़मेर से लेकर के गुजरात तक है। ठीक है। उसके बाद में बात करें डॉक्टर महावीर गोलेसा की, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 25 न्यूरोलॉजिस्ट में शामिल है, और राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से भी सम्मानित है। उसके बाद में बात करें महाराजा खंगारमल, जो प्रसिद्ध खड़दाल वादक है। 26 जनवरी 2009 को इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। यहाँ के बड़वाना गाँव में लंगा जाति निवास करती है। और रामसर की विकलांग गायिका रुक्मा मांगणियार तथा शिव तहसील की झापली गाँव के खड़ताल वादक सदी खां इसी जिले के बहुत ही अच्छे कलाकार थे। तो ये कला और संस्कृति की दृष्टि से यहाँ पे महाराजा खंगारमल है, जो प्रसिद्ध खड़ताल वादक थे, जिनको 26 जनवरी 2009 को पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे लंगा जाति निवास करती है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ देश की पहली ओरण पंचायत जो ढोक बाड़मेर में स्थित है। तो ये थी बाड़मेर की प्रमुख जानकारियाँ। अब मानचित्र के अंदर देख लेते हैं। ये बाड़मेर सिटी है, ये बाड़मेर डिपो, जिसके अंदर यहाँ पे 04 जो लिखे होते हैं ना परिवहन कोड। ठीक है। ये राजस्थान की मरु लोमड़ी, जिसने भी नहीं देखी हो वो मरु लोमड़ी को देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखो टीले पाए जाते हैं। ठीक है। ये लूणी नदी है। ठीक है। और यहाँ पे ये मोरली झाड़ी से पचपदरा की झील से नमक का उत्पादन किया जा रहा है। ये बांध है, ये देखो नहर परियोजना। ठीक है ना। रामदेव शाखा से जो सिंचाई परियोजना है ना इंदिरा गांधी। ठीक है। और ये डेजर्ट थार मरुस्थल के अंदर जो डेजर्ट है ना मरु, और ये राजस्थान का आखेट निषेध क्षेत्र। ठीक है।
और ये छप्पन की पहाड़ियाँ, ये हल्देश्वर मंदिर, ये देखो हल्देश्वर की पहाड़ियाँ जो दिख रही है ना, राजस्थान का मिनी माउंट आबू इस तरीके से दिखता है। ये पशु मेला, ठीक है। और ये खेड़ मंदिर, खेड़ मंदिर के अंदर ये मंदिर बने हुए हैं। और ये आपका वो किराडू मंदिर, ठीक है। और फिर आगे इस तरीके से देखोगे तो ये आपको और मंदिर देखने को मिल जाएंगे। ये सिवाना की पहाड़ियाँ जो आपके इस यहाँ पे जो लगा है ना नाकोड़ा, ये आलम जी का धोरा, ये पचपदरा रिफाइनरी, ये सिवाना दुर्ग, ये सैन्य हवाई अड्डा, ये जिप्सम भंडार, पत्थरमार होली, अजरंग प्रिंट, बलीर प्रिंट, ये आपका थार महोत्सव, ये कवास जो आपकी बाढ़ आई थी 2006 के अंदर, ये नंदगढ़ की शुरुआत जो बाड़मेर से की गई थी, ये रूमा देवी जी है, ठीक है। और ये यहाँ पे वापस मेले लग रहे हैं आपके सारे जो आपके आगे दिए वो आप इनको देख के कर सकते हो। यहाँ पे रानी भटियाणी जी का मेला, फिर ये क्रूड ऑयल की पाइपलाइन, और ये आपके जो 14 रेलवे कर्मचारी जो शहीद हुए थे उनकी याद में जो गडरा रोड पे शहीद स्मारक बना हुआ है वो है। और ये बाटाड़ू का कुआं है। ये जिन्ना भारत के विभाजन के आईने में जो पुस्तक थी ना, क्या नाम है उनका, जसवंत सिंह जी के द्वारा। और ये कर्नल हुनर सिंह है। और ये भारत पाकिस्तान के बीच में चलने वाली ट्रेन, और ठीक है। और उसके बाद में सुजलाम सुफलाम जल योजना किससे संबंधित है। और अंत में अपने वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद है आपको आज के रविवार का भंडारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भंडारा सीरीज़ के अगले रविवार में एक नए ज़िले के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाएं, और वैसे मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।